आइए आज हम टॉपर से बात करने जा रहे हैं जिन्होंने राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा में एडीआई हाल ही में जिसका रिजल्ट आया है ना। जो अब हजार वर्तमान में हजारों लाखों लोगों का इंस्पिरेशन बन चुके हैं। ठीक है, वो प्रेरणा बन चुके हैं। कैसे उन्होंने इस एग्जाम को क्रैक किया और कैसे टॉप रैंक पर सेलेक्ट हो के आए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि उनकी पद्धतियां क्या रही, उन्होंने कैसे इस एग्जाम को क्रैक किया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हमारे बीच टॉपर्स हैं। ठीक है, और मैं उनको चाहूंगा कि विकास सर, गुलशन सर, रुपेश सर उनको हमारे बीच में लेकर के आए। सो प्लीज वेलकम सिद्धार्थ, चंचल, तीरथ और चैन कुमार। ठीक है, आइए सिद्धार्थ कम आ जाइए। ठीक है, साथियों अभी जो परीक्षा हुआ है उस परीक्षा में टॉप रैंक पर सेलेक्ट होकर के आए हैं। और ये परीक्षा जो है केवल एक परीक्षा मात्र नहीं, यह एक लक्ष्य भी रहा, एक उद्देश्य भी रहा। क्यों? क्योंकि एडीआई का एग्जाम लाखों लोगों ने दिया, लाखों लोग चाहते थे उसमें सेलेक्ट होना। इंपॉर्टेंट यह था क्योंकि ये सेकंड क्लास पोस्ट है और डीटी कलेक्टर के इक्विवेलेंट है। सो इसलिए भी इनके लिए एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करेंगे आप। इन्होंने अपना जर्नी शुरुआत किया और इन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर दिया। इंपॉर्टेंट ये है कि हम उन टॉपर से मिले और उनसे जाने और उनको समझे भी। क्योंकि होता है ना कि जब कोई सफल होकर के आता है तब हम उनकी स्ट्रेटेजी को फॉलो करना शुरू करते हैं। तो टॉपर्स आपके बीच में है। कितने लोग हैं अभी जिन लोग एडीआई का पेपर यहां से दिलाए थे? हैंड्स अप। ठीक है, आप लोगों में से भी बहुत सारे लोगों ने दिया। कुछ लोगों से मेरी बात हुई, आप लोगों ने मुझे बताया कि भाई आप भी एक दो नंबर से साथ पीछे रह गए। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आप लाइन में हैं। निश्चित तौर पर आज ये इस जगह पर खड़े हैं, कल आप भी इस जगह पर होंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। इस बात को याद रखेंगे। तो हमारे बीच आइए, मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ आप लोगों को। ठीक है, चलिए तो आइए हम एक एक करके टॉपर से मिलते हैं। हमारे बीच है तीर्थानंद जी, तीर्थानंद कमल। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करेंगे। 25 रैंक है इनका। ठीक है, और ये हॉस्टल वार्डन भी थे। ठीक है, और आज देखिए एडीआई पर सेलेक्ट होकर के आ गए हैं सीधा डिप्टी कलेक्टर। और मैं हमेशा बोलता हूं कि आप शुरुआत कीजिए, पोस्ट लीजिए, फिर आगे बढ़िए। ठीक है, हमारे बीच है चंचल मैम, जिनका 17 रैंक आया, 17वां रैंक पर सेलेक्ट हुई है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट और इंस्पिरेशन है। ठीक है, हमारे बीच चैन कुंवर जी हैं, जिन्होंने 28 रैंक ला करके चंद्र एकेडमी को गौरवान्वित किया है। और हमारे बीच मैं इनको मैं इनको एडीआई का टॉपर कहूंगा। ठीक है, हालांकि इनका 8 रैंक आया है। सिद्धार्थ जी हमारे बीच है, इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। ठीक है, 8th रैंक आया है इनका। फिर बाद आगे की स्टोरी वो खुद बताएंगे। 8th रैंक आए हैं। ठीक है, लेकिन उनका जो रिटर्न में जो मार्क्स है, ठीक है, वो सबसे हाईएस्ट है राज्य में। ठीक है, इनके लिए भी इनका जोरदार तालियों से स्वागत करिए। तो हमारे बीच चंद्र एकेडमी गौरव, आपके इंस्पिरेशन। ठीक है, बीच में है जुड़ाव इनसे पहले से रहा। ठीक है, पहले से जुड़े रहे चंद्र एकेडमी से। ठीक है, और सिद्धार्थ तो ठीक है, हाँ, और कोविड टाइम से सिद्धार्थ जुड़े हुए हैं। ठीक है, लेकिन सफलता देखिए मिली ना आज। और मिली सफलता तो कहाँ, ठीक है, सीधा टॉप ऑन द वर्ल्ड। ये होता है, समझ रहे हैं बात को? ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि सफलता आज मिल गई। बहुत सारे बच्चों को मैं जानता हूं और मैं भी खुद देखता हूं कि आप हड़बड़ा जाते हैं, हड़बड़ा जाते हैं। अरे सर नहीं हो रहा, टेंशन में आ गए, तनाव में आ गए, कैसे करूं? मैं बोलता हूँ छोड़ दो भाई। आप अगर तनाव में, टेंशन में आ गए एक एग्जाम के बाद, तो लक्ष्य तक कैसे पहुंचोगे जी?
आपको पेशेंस रखना। अब मैं गर्व से कह रहा हूं ना सिद्धार्थ, ठीक है, दिल के करीब रहे बहुत, और ईमानदारी से बता रहा हूँ, ठीक है, मैंने संघर्षों को देखा है। मैं हमेशा बोलता हूँ जब आप सफल होके आएंगे तो आपके लिए भी यही बोलूंगा मैं, समझ रहे हैं बात को। लेकिन आप दिखाओगे तब ना, पता भी तो चलना चाहिए आपके टीचर को कि आप मेहनत कर रहे हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं, ठीक है। सफलता मिली कि नहीं मिली, एग्जाम में सफल हुए कि नहीं हुए, हर बार ऐसा हुआ सिद्धार्थ मेरे से आके, गॉट इट सिद्धार्थ, और हर बार हमारी वार्तालाप होती थी, हर बार ये बात होती थी कि भाई आगे क्या करना है, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन सिद्धार्थ हमेशा संघर्ष करते रहे, छोड़ा नहीं उन्होंने, हर बार टारगेट बनाया। और दिस टाइम ये है उनका समय, जितना उन्होंने संघर्ष किया था और समय दिया जीवन को, आज उतना ही रिटर्न उनको मिल रहा है। तो एक बार आइए फिर से एक बार टॉपर्स का जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे, ठीक है। और ठीक है, शुरुआत करते हैं, आइए सिद्धार्थ तिवारी जी से। आपके मन में भी कुछ शंका हो तो आप पूछ सकते हैं, और इस सेशन के बाद मुझे उम्मीद है राज्य के और एस्पिरेंट्स हमारे इस सेशन से जुड़े हैं और सुन रहे हैं, ठीक है। तो आप भी अपने मन में कुछ हो तो सीधा पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आइए मैं सिद्धार्थ जी से को माइक दूंगा और हम जानेंगे उनकी इस संघर्ष और सफलता की कैसी कहानी रही, ठीक है। सिद्धार्थ जी सबसे पहले वेलकम, और गो अहेड, और राज्य स्तर पर आपने टॉप रैंक लाया, इसके लिए बहुत बधाई बधाई सिद्धार्थ। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम सिद्धार्थ तिवारी है। मैं बेसिकली अपना छोटा सा परिचय दे देता हूँ। मैं यही बिलासपुर का निवासी हूँ, सरकंडा में घर है मेरा। मैंने अपनी स्कूली शिक्षा सरस्वती शिशु मंदिर सरकंडा से की है। इसके बाद मैंने इंजीनियरिंग किया है सिविल से, और 2019 से मैं सीजीपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। इस बीच मैंने 3 बार मेंस दिया है, अभी करंटली भी मैंने मेंस दिया है। और सर से मैं, जैसे सर ने बताया, लगातार सर से जुड़ा हुआ हूँ। और सर का सबसे महत्वपूर्ण साथ मेरे को मिला कोविड के टाइम पे, जब उस साल मैं मेंस दे रहा था और लॉकडाउन की वजह से सारे कोचिंग संस्थान बंद थे। तो सर की क्लासेस लगती थी पुराने बिल्डिंग में, पहले गांधी चौक से थोड़ा आगे में। तो उस समय सर ने साथ दिया था, उस समय मेंस के लिए हेल्प किया। तो उस समय तो नहीं निकल पाया मेरा, लेकिन 2019 से तैयारी करते करते बहुत सारी असफलताएं भी हाथ लगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर हम सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कंटिन्यूटी। आपको कभी भी अपना कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं करना है। आपके मन में बहुत बार आएगा कि नहीं हो रहा है, नहीं होगा, हमको छोड़ देना चाहिए, हमको कुछ और कर लेना चाहिए, अब नहीं हो रहा है। मेरे को भी इजीली ये जॉब नहीं मिला है। मैंने लगातार प्रयास किया और हर बार असफलता मिलती रही, लेकिन मैंने कभी इसे छोड़ा नहीं। और इस साल के पहले तक तो जॉब भी हाथ नहीं थी। फिर इस साल के स्टार्टिंग में 2025 में हॉस्टल वार्डन की जॉब लगी मेरी। तो पहले हॉस्टल वार्डन में सिलेक्ट हुआ, उसके बाद फिर प्रीलिम्स क्लियर हुआ, मेंस दिया, और मेंस के बाद एडीआई का एग्ज़ाम था, एडीआई क्लियर हुआ, आज रैंक 8 मिला है। तो जब आपका एग्ज़ाम क्लियर होना स्टार्ट होगा तो एक साथ सारे एग्ज़ाम क्लियर होते हैं। आप बस मेहनत करते रहिए, कभी भी निराश मत होइए। अगर आपके मन में सेकंड थॉट आते हैं कि मेरे को ये अब करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अगर ऐसे थॉट आते हैं तो आपको आके सर से बात करनी चाहिए, चंद्रा सर से आके बात करनी चाहिए। आपके मन में जो भी चल रहा है, सर लोग हैं आपके, जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करेंगे। बस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आप लगे रहें, आप छोड़े नहीं उसको, ठीक है। और आप सब मेंस के स्टूडेंट हैं, और कितने लोग मेंस दिए हैं इस बार? अच्छा, ठीक है, अभी फ्रेशर्स हैं, आप सब नए हैं। तो मेंस के बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगा आप लोग को। मेंस का पैटर्न पिछले 2 साल से पूरी तरह से चेंज हो चुका है, ये कहना एकदम सही होगा। अब आप लोग जैसे मेंस की तैयारी करते हैं, जैसे करते आ रहे हैं, तो आपको अपने स्ट्रेटेजी में चेंजेस लाने पड़ेंगे।
अब आप टू द पॉइंट क्वेश्चंस नहीं आते कि आपसे सिर्फ ये पूछेगा कि कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत समझाइए या कौटिल्य का मंडल सिद्धांत समझाइए। अब आपको कौटिल्य के मंडल सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या करनी है। अगर ये क्वेश्चन आया और आपने कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत लिख के आया तो आपको काट के 0 नंबर। आपको उसकी आलोचनात्मक मूल्यांकन ही करना है। अगर आपने एक लाइन या 2 लाइन भी इधर उधर कुछ लिखा तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। आपको जो पूछा है आपको वही लिखना है। और मेंस के लिए मैं बेसिकली बता देता हूँ कि पेपर 1 to 7, पेपर 1 में आप लोग 150 प्लस स्कोर कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ हिंदी छत्तीसगढ़ी की विनय कुमार पाठक की बुक को अच्छे से पढ़ना है। चंद्रा सर की बुक को आप प्रिफर कर सकते हैं, ये दो बुक आपके लिए अच्छे हैं। उसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, आप विनय कुमार पाठक की बुक पढ़िए। आप पेपर 1 में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, 150 प्लस स्कोर कर सकते हैं। पेपर 1, 2 और पेपर 4 जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए। तो इसके अलावा मैं ये एडीआई के पेपर के बारे में एक बार थोड़ी सी चर्चा कर देता हूँ। एडीआई का जो पेपर था वनडे एग्जाम था, क्लास 2 की पोस्ट थी। और इसका जो मैक्सिमम पोर्शन था वो मैथ्स रीजनिंग था। तो और इससे पहले जो मेरा हॉस्टल वार्डन क्लियर हुआ था उसमें भी मैथ्स रीजनिंग का अच्छा खासा पोर्शन था, 100 में 25 नंबर के मैथ्स थे। तो मैं आप लोगों को मैथ्स रीजनिंग और सी सेट की एक इंपॉर्टेंस बताता हूँ। अगर आप लोग का सी सेट मैथ्स रीजनिंग अच्छा है तो आप लोग कोई सा भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। अगर आप लोग ये सोचेंगे कि पीएससी में सिर्फ सी सेट का पोर्शन प्रीलिम्स में रहता है तो ऐसा नहीं है। अगर आपका सी सेट स्ट्रांग है तो आप 50 में 45 नंबर मेंस में खींच सकते हैं। आपको सी सेट को बहुत अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो ये एडीआई का एग्जाम था तो 65 क्वेश्चन करीब मैथ्स रीजनिंग थे। और उसमें जिसका जिसका मैथ्स रीजनिंग अच्छा है उनके 65 में 65 सही है। तो आप लोगों को थोड़ा सा फोकस मैथ्स रीजनिंग में ज़्यादा करना चाहिए। और इसके अलावा सर ने एक और बात बताई कि रिटर्न में मेरा अभी सबसे हाईएस्ट मार्क्स है। मेरा 257 मार्क्स है आउट ऑफ 300। लेकिन सर ने एक बात ये नहीं बताई कि इंटरव्यू में मेरा सेकंड लोएस्ट मार्क्स है। आप लोग कभी, अच्छा, ठीक। तो ऐसा है कि तैयारी मैंने इंटरव्यू की यहीं की थी, सर के पास भी की थी और भी 3-4 जगह मॉक दिए थे। इससे पहले मैं मेंस का टेस्ट सीरीज भी यहीं दिया हूँ। ऐसा लग रहा था कि मैं, इतना कॉन्फिडेंस था कि 30 में मैं 20 से प्लस तो ले ही आऊँगा। इतना मैं सोच के था कि इतना मैं कर सकता हूँ। लेकिन उस दिन नहीं था मेरा। तो ऐसा मेरे साथ जैसे हुआ है वैसा सबके साथ हो सकता है ना? तो मैं आप सबको इस सिचुएशन के लिए यही सलाह दूंगा कि आप लोग मेंस में इतना अच्छा कर दो कि इंटरव्यू की जरूरत ही नहीं पड़े। ये आप सबके लिए है। आप मेंस में ही इतना नंबर खींच दो कि इंटरव्यू एक औपचारिकता मात्र है, बस इतना रहे। जब मैं सर लोगों के पास गया था, सर लोग यही चीज बोले, बेटा तुम्हारे मार्क्स इतने हैं कि तुमको अब डरने की जरूरत नहीं है, तुम बिंदास जाओ और फोड़ के आओ। तो आप लोग के मन में भी कुछ डाउट्स होंगे, आप लोग पूछ सकते हैं अगर चाहें तो। इंटरव्यू में कम मार्क्स मिलने के बहुत सारे रीजन है। पहला रीजन तो ये है कि बोर्ड का बहुत प्रभाव पड़ता है। अभी पीएससी में 4 बोर्ड्स हैं। तो हो सकता है उस दिन सही बोर्ड नहीं मिला, कुछ और बोर्ड मिलता तो शायद मैं अच्छा परफॉर्म कर लेता। उसके अलावा कुछ लोगों से क्वेश्चन थोड़े इजी पूछे जाते हैं, कुछ लोगों से क्वेश्चन थोड़े टफ पूछे जाते हैं। या फिर ये हो सकता है कि हम जो पढ़ के गए हैं वो क्वेश्चन ना पूछे, वो कुछ और क्वेश्चन पूछ दें, है ना? अब आप रायपुर के बारे में पढ़ के गए, आपसे बिलासपुर के बारे में पूछ दिया, वहाँ गड़बड़ हो जाएगा। और इस बार की इंटरव्यू की मैं एक और बात बताता हूँ कि इस बार से इंटरव्यू चेंज हुआ है। इंटरव्यू का पैटर्न चेंज हुआ है। फेसलेस इंटरव्यू स्टार्ट हुआ है। फेसलेस इंटरव्यू क्या होता है हमारे लिए खुद हमको नहीं पता था। हम लोग पहले दिन, इंटरव्यू के पहले दिन डीवी डीवी के लिए गए, फिर इंटरव्यू के लिए गए। तो हमको उसके बारे में कुछ नहीं पता था, हमारे लिए खुद नया था। तो हम लोगों को एक
चार्ट दिया जाता है, उसको वो इंटरव्यू पैनल के पास ले आना पड़ता है। तो पहले उसमें ऐसा होता था कि हमारे नाम, हमारे रोल नंबर, हमारा शहर और हमारी सारी जानकारी उसमें रहती थी। पर अब इन सारी चीज़ों को हटा दिया गया है। अब हमारे पास है हमारा सिर्फ जो क्वालिफिकेशन है वो उनके पास रहेगा, जो हमारी हॉबी है वो उनके पास रहेगी, और जो हमारा प्रीवियस जॉब है वो उनके पास रहेगा। वो आपके बारे में सिर्फ इतना जानते हैं कि आपने क्या क्वालिफिकेशन किया है, आपकी हॉबी क्या है और आपका जॉब क्या है। उसके अलावा वो आपका नाम नहीं जानते, वो आपकी जाति नहीं जानते, और वो आपके बारे में, आपका शहर नहीं जानते, आपके बारे में कुछ नहीं जानते। तो हम लोग जो ये प्रिपेयर करते थे अपने नाम के पर्यायवाची या दुनिया भर के, मैं भी किया था। सिद्धार्थ नाम है जैसे मैं, तो गौतम बुद्ध के बारे में मैं पढ़ के गया था, और दर्शन छड़िकवाद, वो बहुत कुछ पढ़ लिया था। लेकिन वो सब तो खत्म ही हो गया, वो सब क्वेश्चन वो आए ही नहीं वहां से। बिलासपुर के बारे में पढ़ के गया था, बिलासपुर के उद्योगों के बारे में पढ़ के गया था, कुछ नहीं आया वहां से। तो अब ये सारी चीजें हट गई है, और बहुत ही अच्छी पहल है ये पीएससी की। पारदर्शिता के एक रास्ते पे एक बहुत सही कदम है। और आप लोगों के मन में एक पहले जैसे कि जो न्यूज़ आए हैं पीएससी के, इससे जो हुई है, अब वो चीजें सही हो रही है। अब आप लोग अगर तैयारी कर रहे हो, तो अब आप लोग अगर डिजर्विंग हो तो आपको पोस्ट मिलेगा। अब आपके मन में ये दुविधा नहीं होनी चाहिए कि हम पढ़ रहे हैं लेकिन कुछ गलत हो रहा है। लेकिन अब गलत नहीं हो रहा है, अब चीजें सही हैं, बहुत कुछ सुधार हुआ है। तो अगर आप लोग मेहनत करोगे, अगर आप लोग लगातार लगे रहोगे, हार नहीं मानना है। कभी भी मन में ऐसा समय आता है कि मैं क्या करूं, मेरे भी मन में बहुत बार आया कि मैं छोड़ दूं, अब कुछ और कर लूं, नहीं लग रहा है, हो गया, कितने बार दूंगा। लेकिन कुछ दोस्त हैं, घर वाले हैं, तो हमेशा हिम्मत बढ़ाते हैं। सर लोग हैं, बोले कि थोड़ा सा एक बार और दे दे, एक बार और दे दे, एक बार और दे दे, बस लग गया। तो अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेट करते रहिए, और फिर हो जाएगा, एक न एक दिन हो जाएगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन आपका? जी सर। सर आप मेंस पे फोकस कीजिए, है ना। आप मेंस एकदम अच्छे से पढ़िए साल भर। अगर आपका 30+ मार्क्स है, तो आपको बिल्कुल भी हताश होने की, निराश होने की जरूरत नहीं है। आप आराम से, अगला आपका नंबर आ गया है समझ जाइए आप। बस आप लक्ष्मण रेखा पार करने के मुकाम पे हैं। ठीक। इस- जी। किससे? जी। 2018 में मैंने इंजीनियरिंग पास आउट किया। उसके बाद 19 से पढ़ाई स्टार्ट किया। तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में 2 साल तो मेरे प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुए, क्योंकि चीज़ें नहीं थी, पता नहीं था क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जो सिली मिस्टेक्स होते थे हुए। उसके बाद कोविड टाइम पे फर्स्ट टाइम पे मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ, मैंने मेंस दिया। मेंस के बारे में भी ज़्यादा कुछ पता नहीं था। तब चंद्रा सर लोग से पहली बार मैं मिला कोविड टाइम पे। तो चंद्रा सर लोग के पास भी टेस्ट सीरीज दिया और मेंस दिया। पहली बार मेंस था, उतने अच्छे नंबर नहीं आए, नहीं निकला। उसके बाद फिर लगातार मैं मेंस देता गया, इस बार भी मैं मेंस दिया हूँ। तो एक समय ऐसा आता है कि प्री निकलता है, फिर मेंस नहीं निकलता, या फिर प्री ही नहीं निकलता। तो फिर एक हताशा आने लगती है कि यार अब मेरे से हो पाएगा कि नहीं, फिर से एक साल। क्योंकि एक बार प्री नहीं निकलता फरवरी में, तो हमको अगले साल के फरवरी तक का वेट करना पड़ता है। और इस बीच में व्यापम के एग्जाम अगर रहते हैं तो थोड़ा सा लगता भी है कि हाँ हम पढ़ते रहें पढ़ते रहें। लेकिन कोविड टाइम एक ऐसा समय था जब तो पोस्ट आए ही नहीं, साल साल भर नहीं आए, 2-2 साल नहीं आए, 3-3 साल नहीं आए। उस समय तो हम लोगों की और हालत खराब थी। लेकिन खुद को थोड़ा सा मोटिवेट करना पड़ता है कि हमको चाहिए पोस्ट, तो थोड़ा सा लगे रहना पड़ता है। और मेरा मानिए तो एक सेकंड ऑप्शन एक आप लोग रखिए। आप लोग जैसे भी है ना, एक सेकंड ऑप्शन आपके पास होना चाहिए। क्योंकि देखिए, पोस्ट आया था 30 अभी एडीआई का, और एग्जाम दिए थे 40-50 हजार, जितने भी दिए थे, है ना। तो पोस्ट तो आएगा 30, जरूरी नहीं है सबका लगेगा। और अगर आप लोग मेहनत करोगे आपका लगेगा भी, लेकिन एक सेकंड ऑप्शन जरूर रखिए अपने पास।
कि अगर ये नहीं होता तो हमको ये करना चाहिए। जैसे टीचिंग लाइन है, मैं सेकंड ऑप्शन रखा था अपना, मैंने इसलिए बीएड डीएड में ध्यान दिया। तो एक आप लोग सेकंड ऑप्शन रखिए, मेरा हॉस्टल वार्डन निकल गया वो अलग बात है, लेकिन एक सेकंड ऑप्शन आप लोग लेके चलिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ जी। थैंक यू सर। अब मैं तीर्थानंद जी को बुलाना चाहूंगा, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। तीर्थानंद जी 25th रैंक लाए हैं, तालियों से स्वागत करेंगे। तो गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मेरा नाम तीर्थानंद कंवर है। सर बताएं कि 25 रैंक है। सो मैंने अपनी तैयारी 2022 से चालू की थी। सबसे पहले मैं तो ये कहना चाहूँ कि मैं काफ़ी ज़्यादा आम एस्पिरेंट हूँ, कुछ अलग नहीं था मेरे में। 2022 में मैं तैयारी चालू किया तो ये था कि 2022 में फूड इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हुआ। मेरा रैंक 25,000 समथिंग था। वहाँ से 3 साल तैयारी में अभी 25 रैंक है छत्तीसगढ़ में। उस टाइम मेरा रैंक 25,000 था, 25,000 से भी अधिक था। और उस समय इससे भी कम एस्पिरेंट दिए थे, 70,000 लोग एग्ज़ाम दिए थे। तो यही है कि सीजीपीएससी का सिलेबस बहुत बड़ा है, ये सब मान रहे हैं, तो वो समय मांगता है। मैंने भी 3 बार प्री दिया, फर्स्ट प्री में मेरा भी नहीं निकला। फिर सेकंड बार मेंस दिया, मेंस भी 12 नंबर से इंटरव्यू के लिए चूक गया मैं। इस बार फिर मेंस दिया। इस प्रकार से अभी तक जर्नी चल ही रही है मेरी, और अभी आगे भी चलते रहेगी ऐसी। आपका यह है कि आप पेशेंस रखिए, आप संयम रखिए, क्योंकि जनरली आप देखे हो कि जितने सिलेक्ट होके आते हैं यहाँ, इन लोग की तैयारी 4 साल 5 साल ऐसे रहती है लगातार, और ये लगातार बिलासपुर में बने रहते हैं। तो ऐसी इसी प्रकार से देखना है हमको भी। मैंने इससे पहले भी बहुत सारे एग्ज़ाम दिए, मैं वेपम के हर एग्ज़ाम देता था, और मेरा मेन फोकस मेंस में ही था, मेंस की ही पढ़ाई करता था। जितने एग्ज़ाम आते थे जिसमें मैं एलिजिबल था देने के लिए, वो हर एग्ज़ाम देता था मैं। कुछ ऐसे भी एग्ज़ाम हुए जिसमें मैं सेम नंबर पाया, जैसे एक लैब टेक्नीशियन का हुआ था, सेम नंबर पाया मैं, बट मेरा एज कम था, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मतलब 46.250 मेरा नंबर था, जिसका सिलेक्शन हुआ उनका नंबर भी 46.250 था। इस तरह से भी फेलियर हमने देखे हैं। और 3 4 एग्ज़ाम में मैं वेटिंग लिस्ट में रहा, 1 रैंक 2 रैंक से भी चुका। फिर उसके बाद हॉस्टल वार्डन में फर्स्ट टाइम मैं एटलीस्ट सिलेक्शन पा गया था। उसके बाद मैं असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है, और उसमें मैं डॉक्यूमेंट जमा किया। उसके बाद अब मैं असिस्टेंट डायरेक्टर इसमें पहुंचा हूँ। इसमें जर्नी में सबसे ज़्यादा जो खासियत मतलब सीखने को जो मिला वो है कि हम लोग को डरना नहीं है। आप रेगुलर टेस्ट सीरीज दीजिए, टेस्ट ले देने से मत डरिए। मेंस के टेस्ट रेगुलर दीजिए, मेंस के जो नंबर आते हैं उसका एनालाइज कीजिए। वहाँ पर नंबर कम आएंगे ही, टेस्ट सीरीज में नंबर कम आएंगे, ये फिक्स रहता है। उसको आप ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं कि अगला टेस्ट हम नहीं देंगे या नंबर नहीं आ रहा, हमारी तैयारी नहीं हुई है। वहाँ जब मेंस में आप दिलाने जाओगे तो 50% क्वेश्चन आपके नए रहेंगे, ये मान के चलिए। और टेस्ट सीरीज हमको उसी का प्रैक्टिस कराता है कि हम नए क्वेश्चन कैसे डील करेंगे। वहाँ ऑन द स्पॉट क्वेश्चन मिलेंगे, और ऑन द स्पॉट हमको सोचना रहता है। तो हम जैसे इसे यहाँ चंद्रा अकेडमी में रेगुलर टेस्ट सीरीज दिया था, तो वहीं से उस मेरा प्रैक्टिस हुआ टेस्ट सीरीज का। और वनडे एग्जाम के भी टेस्ट दीजिए, मतलब प्री के लिए भी टेस्ट सीरीज रेगुलर दीजिए। वहाँ पर टेस्ट सीरीज देंगे तो वहाँ प्रैक्टिस होगा, सिलेबस भी टाइम पे कंप्लीट होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास आप ऑफलाइन ही आते ही है। और जैसे कोचिंग कंप्लीट हो जाए फिर भी बिलासपुर को मत छोड़िए, यहीं रहिए, घर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ रह के जब तक सिलेक्शन ना हो, जॉब ना लगे, तब तक घर चले जाएं। अब कोचिंग हो गया, इस तरह का थिंकिंग रखने नहीं रखना चाहिए। हाँ, और कोई किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है। मेरा गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़ा हूँ मैं। 5th क्लास तक गांव में था, फिर मेरा सिलेक्शन जवाहर नवोदय विद्यालय में हो गया था, तो मैं 6 to 12 जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ा, कोरबा में। फिर मैं 2018 में इंजीनियरिंग करने गया गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जगदलपुर में। तो फर्स्ट ईयर मैं इंजीनियरिंग करने गया 2018 में, 19 में लॉकडाउन लग गया, तो 3 साल मैं कॉलेज ही नहीं गया हूँ। मैंने इंटरव्यू में भी सबसे पहले ये सेंटेंस बोला कि मैं सर मैं इंजीनियरिंग से क्वेश्चन पूछना चालू किए। मैं बोला सर मैं 3 साल कॉलेज नहीं गया, मेरे को पास कर दिया गया। तो यहाँ भी मॉक इंटरव्यू होगा, मॉक इंटरव्यू में मैं यही बोला था, सबसे पहला सेंटेंस वही था कि सर मैं 3 साल कॉलेज ही नहीं गया, तो मैं इंजीनियरिंग का बहुत कम नॉलेज है, मेरे को नॉलेज ही नहीं है बोला था। तो फिर वो बोले कि आपका तो 70% है,
तो जो लॉकडाउन में पास है उनको पता है कि हम लोग कैसे परसेंट पाए हैं इस तरह से। तो एजुकेशनल बैकग्राउंड मेरा उतना स्ट्रांग नहीं रहा है, आम स्टूडेंट रहा। मेरा यही था कि मेरे को नौकरी तो लगे कम से कम, इतना था मेरा। मैं ये भी कहना चाहूँगा, मैं क्लास 2 ऑफिस बनने का सोचा भी नहीं था उतना कि यहाँ तक पहुँच जाऊँगा। अभी मैं हॉस्टल वार्डन बना, उसके बाद मेरा लगा था यार कि सब इंजीनियर बन जाओगे, क्योंकि इंजीनियरिंग किया था तो सब इंजीनियर के आ रहे थे, सिविल में किया हूँ मैं इंजीनियरिंग, तो सब इंजीनियर बन जाओ, उतना में मैं खुश होने वाला था। मतलब उसके बाद मैं तैयारी छोड़ दूंगा ऐसे कहे। फिर अब यहाँ पहुँचा हूँ तो अब थोड़ा तैयारी, अब मोटिवेशन आया। तो यही है कि आप धीरे धीरे रैंक बढ़ेगा आपका। आप अगर 10,000 रैंक में हो तो अगला एग्जाम में समझिए कि आपका 5,000 आएगा, उसके बाद आप 1,000 के अंडर आओगे, फिर आप टॉप 100 में आओगे, फिर टॉप 10 में। जैसे मेरा जर्नी ये नहीं, इससे पहले मैं 12th पास आउट हुआ था सीधा, तो उसके बाद मैं जेई जो पता है एग्जाम इंजीनियर, उसमें मेरा रैंक 2 लाख समथिंग था, वहाँ से 2 लाख ऐसे। और पीएटी प्री एग्रीकल्चर टेस्ट पीईटी ये सब भी दिया था, इन सब में मेरा 20,000 रैंक था पीएटी में, छत्तीसगढ़ में हुआ था वो भी। और मेरे ही एज ग्रुप के दिए थे, फिर भी 40,000 एस्पिरेंट थे, रैंक मेरा 20,000 था। वही है कि हम लोग जो जो भी सिलेक्ट होते हैं उसमें से ज़्यादातर ऐसे होते हैं कि जिनका एजुकेशन बैकग्राउंड भी उतना स्ट्रांग नहीं रहता। तो ये डिमोटिवेशन तो रखना ही नहीं कि हम इंग्लिश मीडियम से नहीं है, अच्छे स्कूल से नहीं है, कॉलेज। आप यहाँ पहुँच चुके हो, आपको सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है यहाँ, सब बराबर, सर सबको सब बराबर पढ़ा रहे हैं, तो इनको हमको अब लेना है, यहीं से ग्रहण करना है इसी प्रकार से। और क्वेश्चन हो तो और पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक्स। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तीर्थानंद जी। अब मैं चंचल श्रीवास्तव को बुलाना चाहूंगा। 17 रैंक इनका आया है, ताली बजाएंगे। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम चंचल श्रीवास्तव है, मैं मुंगेली की हूँ। मैंने जो मेरी स्कूलिंग है वो मुंगेली में ही गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल से पूरी की। उसके बाद 2020 में मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया इंजीनियरिंग में भिलाई से, और उसके बाद से फिर मैं सीजीपीएससी की तैयारी कर रही थी। शुरू के जो 1-2 साल रहे उसमें तो प्री को ही पढ़ रही थी, क्योंकि वैसा गाइडेंस नहीं मिला वहाँ। फिर जब मैं यहाँ आई, यहाँ पता चला चीजें, तो पता चला कि मेंस को पढ़ना ज्यादा जरूरी है। तो फिर उसके बाद हम लोग मेंस की तैयारी में लगे, जिससे प्री के जो सब्जेक्ट्स हैं वो क्लियर होते जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मेंस पढ़ रहे हैं तो सिर्फ सीजीपीएससी में ही काम आएगा, सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। तो आप व्यापम का भी डालेंगे तो उसमें मेंस से बहुत आपको उसमें सहयोग होगा। अब जैसे सर ने बताया कि जो उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड है उतना अच्छा नहीं रहा, पर अपॉर्चुनिटी सेम है, ये बात सही है। अब होता क्या है कि मेरा एजुकेशन अच्छा रहा 12th तक, मतलब मैं अपने जिले में टॉपर रही। अब उसके बाद जब इधर 2021 से 2025 हो गया, तो इसमें जब जॉब नहीं लगती है तो एक जो प्रेशर आता है वो अलग प्रेशर आ जाता है कि आप स्कूल में तो टॉपर थे और 5 साल में अगर निकला नहीं है तो आप मेहनत नहीं देखते आसपास वाले, वो एक अलग प्रेशर है। तो मेन वही है कि आप कंसिस्टेंट रहिए इस चीज में। कोई एग्जाम होता है नहीं निकलता, पोस्ट बहुत कम रहती है और बच्चे बहुत ज्यादा हैं, तो 1 दिन 2 दिन ठीक है, थोड़ा सा लगता है बुरा, लेकिन उसके बाद आप फिर से कंटिन्यू करिए अपने पढ़ाई को, वो जरूरी है। आज नहीं तो कल अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है कि निकल जाएगा तो निकल जाएगा। आसपास वाले बहुत डिमोटिवेट करते हैं, ये बात सच है, लेकिन अगर आपको आपके मन में 2% भी है कि मैं निकाल लूंगा या निकाल लूंगी, तो एक दिन आप निकाल लेंगे। और सिद्धार्थ सर सबसे सही कहे कि एक सेकंड ऑप्शन होना चाहिए। जैसे मैंने अपने ग्रेजुएशन के बाद 1 साल मैंने स्कूल में पढ़ाया है गेस्ट टीचर के उसमें, तो उससे भी नॉलेज मिलती है कि हम आगे क्या कर सकते हैं। तो सेकंड ऑप्शन बहुत जरूरी है। बस वही है कि डिमोटिवेट मत होइए, बाकी तो सर लोग आपको समझा ही दिए। अब मैं चैन कुंवर जी को बुलाना चाहूंगा। इनका 28 रैंक है, ताली बजाएंगे। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम चैन कौर है, मैं शक्ति जिले की ग्राम जरवे की निवासी हूँ। मैंने अपना पढ़ाई तो 2018 में मेरा एमएससी हो गया था केमिस्ट्री में। उसके बाद कोरोना लग गया तो उतना ध्यान नहीं दी थी। उसके बाद 2021 में एसआई का एग्जाम आया, उसमें मेरा प्री निकला, उसके बाद मेंस, फिर मेरा फिजिकल नहीं निकल पाया क्योंकि मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया था। फिर उसी साल मैंने पीएससी का दिया था, उसमें प्री में मेरा क्या बोला जाए 0.5 से रुक गया, तो मैं थोड़ा सा डिमोटिवेट हो गई और थोड़ा सा 1 साल गेपिंग टाइप से हो गया था। उसके बाद मैंने फिर से तैयारी किया, अपना जारी रखा, कंटिन्यूटी बनाए रखा। उसके बाद अभी मेरा केमिकल साइंस में सेट भी निकला 2024 में।
मेरा उच्च शिक्षा विभाग में लैब टेक्नीशियन के रूप में चयनित भी हुआ और मेरा इस बार मैंने मेंस भी दिया पीएससी का और मेरा एडीआई में सिलेक्शन भी हुआ। कंटिन्यूटी इस बार हुआ। तो आप लोगों से ये बोलना चाहती हूँ कि कंटिन्यूटी बनाए रखिए, कहीं भी जाइए अगर आप लगातार लगे रहेंगे उस चीज में तो आपको होगा, वरना कोई नहीं कर सकता। क्योंकि अगर ब्रेक होता है तो उस चीज को पकड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। कभी कभी देखिएगा कि एग्जाम में ऐसा होता है कि अरे भाई इसको तो हम लोग बहुत पहले पढ़े थे और आज आ गया, ऐसा होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक दिन में कोई चीज हो जाएगी, लेकिन एक दिन जरूर होता है, ये ठीक है। अगर कोई बोलता है कि कैसे भाई लगे रहते हो इतना दिन हो गया, तो उनको बोलिए कि हम कर रहे हैं भाई, आप शांत रहो। मतलब बोलो मत, जवाब दो कि आपका रिजल्ट उसको जवाब देगा, आप नहीं। जिस सब लोग तो बता दिए, मुझे उतना आइडिया नहीं है मेंस के बारे में क्योंकि इस बार मैंने फर्स्ट टाइम मेंस दिया है। चलिए, पूरी एकेडमी की ओर से है ना हमारे चारों अधिकारियों को ये हम एक पुष्पहार भेंट कर रहे हैं, तो तालियां बजाए बजती रहनी चाहिए।